नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल भमराड़ा, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड से आज की इस गणित कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 4 की पुस्तक गणित का जादू के अध्याय 1 ईंटों से बनी इमारत के भाग 2 के बारे में बातचीत करेंगे। आज की कक्षा में जो हमारे चर्चा बिंदु है वो चर्चा बिंदु रहेंगे कि हम पुनरावृत्ति करेंगे। जो हमने पिछली कक्षाओं में जो बातचीत की थी उसकी हम पुनरावृत्ति करेंगे। साथ ही दैनिक जीवन में पैटर्नों के क्या अनुप्रयोग हैं, जो भी हम अपने आसपास के जीवन में जहां जहां पर भी हमको पैटर्न्स दिखाई देते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कहां पर हम पैटर्न्स देखते हैं और उसके जो दैनिक जीवन है, हमारे आसपास का जो जीवन है वहां पर उसके कहां कहां पे प्रयोग किए जाते हैं। पाठ पर आधारित गणितीय संक्रियाएं, जो भी ये चैप्टर है उस चैप्टर में जहां पर भी गणितीय संक्रियाओं के बारे में बात हुई है, जहां पर कहीं पर गुणा के प्रश्न हैं, कहीं पर जोड़ के प्रश्न हैं, कहीं पर घटाने के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे आज की इस बातचीत में। अब हमारे पास जो हमने पिछली कक्षा में जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि पैटर्न क्या होता है, उसकी हम अभी पुनरावृत्ति करेंगे। पैटर्न क्या है? दोहराई जाने वाली वस्तुओं, आकृतियों या संख्याओं के अनुक्रम को ही हम क्या कहते हैं? पैटर्न कहते हैं। तो यहाँ पर 3 चीजें आई हैं, वस्तुएं, आकृतियां और कुछ संख्याएं। इन संख्याओं के जो भी अनुक्रम होंगे उन अनुक्रमों को ही हम अनुक्रम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंस। तो ये जो सीक्वेंस है, ये जो अनुक्रम है, इस सीक्वेंस को ही हम क्या कहते हैं? पैटर्न कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक अनुक्रम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक आकृतियों का एक अनुक्रम दिखाई दे रहा है, जहां पर एक त्रिभुज है, एक वर्ग है, फिर एक त्रिभुज है, फिर एक वर्ग है, फिर एक त्रिभुज है, फिर एक वर्ग है, फिर एक त्रिभुज है, और उसके आगे अगर हम इसी को आगे, इसी अनुक्रम को अगर हम आगे बढ़ाते रहेंगे, फिर एक वर्ग आएगा, फिर एक त्रिभुज आएगा, फिर एक वर्ग आएगा, और ऐसे ही ये अनुक्रम आगे बढ़ता रहेगा। उसी प्रकार यहाँ पर एक संख्याओं का एक अनुक्रम है, संख्याओं का एक सीक्वेंस है। यहाँ पर 4, फिर 8, फिर 12, 16, 20, 24। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि 4 और 8 के बीच में जो अंतर है वो कितने का अंतर है? वो 4 का अंतर है। अगर हम 4 को अगर जोड़ दें तो हमको संख्या जो प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है 8। वैसे ही 8 में अगर हम 4 जोड़ दें तो हमको प्राप्त होता है 12। फिर 12 में अगर हम 4 जोड़ दें तो हमको प्राप्त होता है 16। 16 में फिर हम 4 जोड़ दें तो फिर हमको प्राप्त होता है 20। और ऐसे ही अगर हम इसमें 4 जोड़ते रहेंगे तो हमको जो आगे की जो संख्याएं हैं वो संख्याएं ऐसे ही प्राप्त होती रहेंगी। 24 में हम अगर हम 4 जोड़ दें तो आएगा 28 या 28। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एक अनुक्रम है और ये 4 का क्या है? पहाड़ा भी है। तो जैसे जैसे हम 4 जोड़ते रहेंगे इसी सीक्वेंस में तो हमको 4 का जो पहाड़ा है, 4 की जो टेबल है वो प्राप्त होती रहेगी। और यही, इसी को हम संख्याओं का क्या कह सकते हैं? इसी को हम संख्याओं का पैटर्न कहते हैं। और हमने चर्चा की थी कि ईंट का चित्र कैसे बनाते हैं। तो इससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ईंट का जो आकार है, ईंट का आकार क्या है? ईंट का आकार है घनाभाकार, या ईंट को आप एक घनाभ भी कह सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसका चित्र कैसे बनाते हैं। तो हमने पिछली कक्षा में भी क्या लिया था? सबसे पहले एक आयत लिया था, फिर उसी के ऊपर हमने एक दूसरा आयत लिया था, और उसके बाद हमने जो उसके कोने थे उन कोनों को क्या कर दिया था? मिला दिया था। तो इससे जो हमको आकृति प्राप्त हो रही है वो आकृति कौन सी प्राप्त हो रही है? घनाभाकार एक आकृति प्राप्त हो रही है। और यही जो ईंट है, ईंट का जो आकार होता है, ईंट का जो चित्र है बिल्कुल लगभग ऐसा ही दिखता है। अगर इसके अंदर हम अगर कलर फिल कर दें, अगर हम इसके अंदर लाल रंग भर दें तो बिल्कुल ईंट के जैसे ही वो चित्र दिखाई देगा। तो एक बार हम बना के भी देख लेते हैं कि हमने एक आयत लिया, फिर हमने एक दूसरा आयत लिया, और जो उसके जो कोने थे उन कोनों को हमने क्या कर दिया? मिला दिया। तो यह एक ईंट का चित्र यहाँ पर बन जाता है। दूसरा, ईंट की कितनी सतहें होती हैं? तो ईंट की कितनी सतहें होती हैं? ईंट की सतहें होती हैं 6 सतहें ईंट की होती हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कैसे होती हैं 6 सतहें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये एक ईंट का चित्र है। तो ये है इसकी पहली सतह, ये है उसकी दूसरी सतह, ये है इसकी तीसरी सतह, ये है चौथी सतह, और 2 साइड की, ये 5वीं, और ये है इसकी 6वीं सतह। तो 6 सतह होती हैं किसी भी ईंट की या किसी भी घनाभाकार आकृति की। अब देखिए, ये तो ही हमारी पुनरावृत्ति। अभी तक हमने बात की कि हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था, तो अब हम उससे आगे की बातें करते हैं। तो यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है
यहाँ पर एक इमारत का चित्र दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यह जाली केरल के एक पुस्तकालय की इमारत पर बनी है। तो जैसे कि आपके विद्यालय में भी पुस्तकालय होता है, तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या होता है पुस्तकालय? पुस्तकालय होता है जहां पर हमने क्या रखी होती है, बहुत सारी पुस्तकें रखी होती है। वहां पर हमारे पास कविताओं की पुस्तकें होती है, वहां पर हमारे पास कहानियों की पुस्तकें होती हैं, वहां पर हमारे जो भी हम कक्षा में जो पढ़ रहे होते हैं उससे संबंधित क्या हुआ है, बहुत सारी किताबें वहां पर होती हैं। वहां पर सामान्य ज्ञान की किताबें हैं, वहां पर कहानियों की बहुत अच्छी अच्छी किताबें होती है। तो आपके स्कूल में भी जो पुस्तकालय होगा, तो उस पुस्तकालय में आप देखिएगा कि आपके पास किस किस प्रकार की वहां पर पुस्तकें हैं। तो वैसे केरल के एक विद्यालय का क्या है, एक पुस्तकालय है। तो उसकी इमारत पर कुछ इस प्रकार की क्या बनी हुई है, जालियां बनी हुई है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी क्या है, पैटर्न्स बने हुए। देखिए ये पैटर्न्स बने हुए हैं ईंटों के, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर क्या बने हुए, पैटर्न्स बने हुए। तो यहाँ पर इसको दिखाने का जो हमारा जो असली उद्देश्य है ये है कि यहाँ पर हम पैटर्नों की क्या है समझ को क्या कर सके, बनाएं कि पैटर्न कहाँ कहाँ पर हमको दिखते हैं। तो ऐसे ही आपके घर के आसपास जो इमारतें होंगी, उन इमारतों पर भी क्या बने हुए होंगे, ऐसे ही पैटर्न्स बने हुए होंगे। तो उनको आप देखने की कोशिश कीजिएगा और उनको अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें बनाइएगा कि वो कितनी सुंदर सुंदर वहां पर जो पैटर्न्स है वो पैटर्न्स हमको दिखाई देते हैं। इस चित्र में ईंटों के कोनों से त्रिभुज के सुंदर पैटर्न बनाए गए हैं। तो यहाँ पर एक जो शब्द आया है वो आया है त्रिभुज। त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? जी हाँ, त्रिभुज की भुजाएं होती हैं 3। और त्रिभुज का चित्र ऐसा हो सकता है, त्रिभुज त्रिभुज मतलब जिसकी कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। ऐसा त्रिभुज हो सकता है, ऐसा त्रिभुज हो सकता है। त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो सकता है जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाएं क्या हुई होनी चाहिए, जुड़ी हुई होनी चाहिए और एक बंद आकृति होनी चाहिए। तो उस आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक चित्र है, यहाँ पर एक नारियल का पेड़ है और नारियल के पेड़ के ठीक नीचे क्या है, उसके पास में क्या है, एक बिल्डिंग का चित्र दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो पैटर्न्स है आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो ये पैटर्न्स है, ये देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ, त्रिभुज है मतलब ईंट को उन्होंने क्या कर दिया है, आधा बाहर की तरफ छोड़ दिया और आधा अंदर की तरफ उसको दबा दिया है ईंट को। तो उससे जो पैटर्न्स जो बन रहे हैं वो काय के पैटर्न्स बन रहे हैं, त्रिभुजों के सुंदर सुंदर पैटर्न्स हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे ही आपके स्कूल में, आपकी क्यारियों के आसपास जब हम अपनी क्यारियां बनाते हैं, जो गार्डन होता है हमारा किचन गार्डन या स्कूल के बाहर का जो गार्डन होता है, वहां पर भी हम क्या करते हैं, कभी कभी साइड में हम ईंटों से एक दीवार बनाते हैं। तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, आधा ईंट हम जमीन के अंदर दबा देते हैं और आधा ईंट हम क्या कर लेते हैं, बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। तो उससे भी क्या बनता है, एक इसी प्रकार का पैटर्न बनता है जैसे कि ये जो इमारत है, इस इमारत में हमको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर एक पुल का चित्र है, यहाँ पर देखिए एक सुंदर सा पुल का चित्र है। वैसे ही आपके आसपास भी बहुत सारे पुल होंगे, यहाँ पर से कभी आप स्कूल से भी आते होंगे या आते जाते आप जब कभी जाते होंगे तो आपने पुल देखे होंगे। तो क्या आप इसमें एक मेहराब ढूंढ सकते हैं? तो यहाँ पर एक नया जो शब्द है वो आया है, मेहराब। मेहराब जो होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम आर्क। आर्क का मतलब होता है एक इस प्रकार की आकृति, आधी ऐसी आकृति। इस आकृति को हम क्या कहते हैं, मेहराब। इसी को हम मेहराब बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं आर्क। तो यहाँ पर देखिए हमको चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र। तो इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर की तरफ तो पुल है, यहाँ ऊपर पुल है, इसके ऊपर से लोग गुजर रहे होंगे, गाड़ियां गुजर रही होंगी। लेकिन इसके जो नीचे का जो चित्र है, यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर क्या है, नदी है और यहाँ पर कोई नाला पानी का बह रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक मेहराब है। तो वो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि क्या आप इस मेहराब को ढूंढ सकते हैं? तो जी हाँ। तो हमको क्या चाहिए, आर्क चाहिए। तो ये आर्क जो बना हुआ है, ये आर्क ही क्या है, मेहराब है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ईंटों के क्या है, कुछ चित्र बने हुए। ये देखिए ये ईंट है, ये ईंट है और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ईंटें हैं वो सीधी सीधी लगाई गई हैं। तो ये जो सीधी सीधी जो ईंटें हैं, इससे क्या बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है और उस पैटर्न को ही हम क्या कहते हैं, मेहराब कहते हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा कि जो मेहराब है वो मेहराब क्या होते हैं। तो ऐसे ही आपके घरों में भी, आपके छज्जों में, आपके छत के आसपास कहीं पर ऐसे मेहराब होंगे तो उनको देखने की कोशिश कीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर आपको ऐसे मेहराब देखने को मिलते हैं। अब यह चित्र ओरछा से लिया गया है। अब ये ओरछा क्या है, ओरछा क्या है, मध्य प्रदेश का एक शहर का नाम है ओरछा। वहां पर क्या है, बहुत ही ऐतिहासिक इमारतें हैं वहां पर ओरछा में। तो इसमें मेहराब की बनावट एक घूंघट की तरह है। घूंघट आपने देखा होता है कि जब भी शादी होती है तो जो दुल्हन होती है, दुल्हन क्या ओढ़ के आती है, घूंघट ओढ़ के आती है, तो उसी को हम घूंघट कहते हैं। तो इसमें मेहराब की बनावट एक घूंघट की तरह है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये
यहाँ पर जो ये मेहराब है, यहाँ पर भी एक आर्क बना हुआ है, तो लेकिन ये आर्क क्या है, इसका शेप क्या है, थोड़ा सा इसका जो आकार है वो थोड़ा सा क्या है, अलग है। तो यही यही जो आकृति किसकी तरह के आकार की है, ये घूंघट के आकार की है। जैसे आपने देखा होगा कि जब दुल्हन आती है तो दुल्हन भी इस प्रकार का ही, क्योंकि उसके ऊपर जो सर के ऊपर जो चुनरी होती है, उस चुनरी में भी कुछ ऐसी टाइप की आकृतियां क्या होती हैं, बनी हुई होती हैं। तो ये जो चित्र यहाँ से लिया गया है ओरछा से, और ओरछा मैंने आपको बताया कि एक ऐतिहासिक शहर है मध्य प्रदेश का। और ये जो मेहराब है इसको क्या कहते हैं, घूंघट वाली मेहराब। ठीक है, तो जो इसका नाम है वो है घूंघट वाली मेहराब। अब है अलग अलग प्रकार की ईंटें। अब देखिए, अभी तक हमने जो ईंटें देखी हैं वो ईंटों का जो साइज था वो हमने क्या देखा है, इस प्रकार की जो हमने ईंटें हैं वो ईंटें देखी हैं। अब जो भी ईंटें होंगी वो होंगी घनाभाकार आकृति की, लेकिन जो उसका साइज होगा वो साइज क्या हो सकता है, छोटा या बड़ा हो सकता है। तो अभी जो पिछली कक्षा में हमने बात की थी, जो जागृति स्कूल है जहां पर सुंदर सुंदर पैटर्न्स बनाए थे राजमिस्त्रियों ने, तो उनमें से जो दो मिस्त्री हैं जमाल व कालू, वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जमाल व कालू ने बताया कि उनके दादाजी कई अलग अलग तरह की ईंटों का प्रयोग किया करते थे। तो अब देखिए, अब आप ये देखिएगा कि आप जहां पर भी रहते हैं, जहां पर भी आपका घर है, जहां पर आपका स्कूल है, उसके आसपास जो ईंटें हैं वो ईंटें क्या एक ही प्रकार की होती हैं या विभिन्न विभिन्न प्रकार की ईंटें विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग होती हैं। तो ये आप देखिएगा, क्योंकि जमाल और कालू जो बता रहे हैं वो बोल रहे हैं कि उनके जो दादाजी थे, उनके दादाजी क्या करते थे, विभिन्न विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की ईंटों का प्रयोग अलग अलग कामों के लिए किया करते थे। अब देखिए, उनमें से कुछ ईंटों को इस चित्र में दिखाया गया है। अब देखो, जो उनके दादाजी जो प्रयोग किया करते थे उसमें कुछ इस प्रकार की जो वो ईंटें थे, ईंटों का प्रयोग वो किया करते थे। ये देखिए, ये एक ईंट दिखाई दे रही है। अब क्या है, इसकी जो मोटाई है, ये वाली जो ईंट है इसकी मोटाई क्या है, बहुत ही कम है। जबकि जो हम आसपास जो हम अपनी ईंटें देखते हैं वो ईंटें जो होती हैं साधारणतः इस प्रकार की होती है, जिनकी मोटाई क्या होती है, थोड़ा अधिक होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ईंट दिख रही है, इस ईंट की भी क्या है, मोटाई क्या है, और इस ईंट की तुलना में क्या है, कम है, जो कि हमको साधारणतः दिखाई देती है। वैसे यहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार की ईंटें दिखाई दे रही हैं, जिनकी की किसी की चौड़ाई ज्यादा है, किसी की मोटाई ज्यादा है। तो ऐसी विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं, ईंटें दिखाई देती हैं हमें अपने आसपास। तो जो जमाल और कालू थे, उनके जो दादाजी थे, वो इस प्रकार की विभिन्न विभिन्न प्रकार की ईंटों का प्रयोग इमारतों को बनाने में या उनके फर्शों को बनाने में या मेहराब को बनाने में किया करते थे। अब हमारे पास एक प्रश्न आया है कि इनमें से किस ईंट के घुमावदार किनारे हैं। अब देखिए, यहाँ पर तो ये जो ईंटें हैं, इन ईंटों में किस ईंट के किनारे आपको घुमावदार दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, जो हमारे पास साधारणतः जो ईंट है, उस ईंट के किनारे क्या होते हैं, घुमावदार नहीं होते हैं। अब हमारे पास जो ये ईंट होती है, ये ईंट के क्या किनारे क्या होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं। इसके जो किनारे हैं वो क्या है, घुमावदार नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ईंटें ये दिखाई दे रही है इस चित्र में कुछ ईंटें ऐसी हैं जिनके किनारे क्या हैं, घुमावदार हैं। अगर आप इस ईंट को अगर ध्यान से देखेंगे तो इस ईंट का किनारा क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा घुमावदार है। वैसे यहाँ पर भी देखेंगे इस ईंट का किनारा क्या है, थोड़ा सा घुमावदार है। वैसे ही आप इसमें देखिएगा, यहाँ पर एक दूसरी प्रकार की ईंट दिखाई दे रही है, ये ईंट। तो इस ईंट में क्या है, किनारे घुमावदार तो नहीं है, लेकिन इसके जो किनारे हैं वो अलग प्रकार के हैं। वैसे ही ये वाली ईंट देखिएगा, ये वाली ईंट का भी किनारा क्या है, घुमावदार है। ये वाली ईंट का किनारा घुमावदार है। ठीक है, तो इनको आप ध्यान से देखिएगा और अपने आसपास भी देखने की कोशिश कीजिएगा कि आपके आसपास जो ईंटें हैं, क्या उन ईंटों के किनारे भी घुमावदार हैं या नहीं है। दूसरा प्रश्न हमारे पास आया है कि सबसे बड़ी ईंट की कितनी सतहें नजर आ रही हैं। तो अब आप देखिए, इसमें सबसे बड़ी ईंट कौन सी है। तो सबसे बड़ी ईंट अगर हम इसको मान लें कि सबसे बड़ी ईंट ये है, तो इसकी कितनी सतहें आपको नजर आ रही हैं। तो एक सतह हमको इसकी ये नजर आ रही है, दूसरी हमको कोने से नजर आ रही है, और तीसरी हमको इस कोने से ये नजर आ रही है। कोई भी ईंट या कोई भी घनाभागार आकृति अगर किसी भी चित्र में है तो उसकी अधिक से अधिक कितनी सतहें दिखाई दे सकती हैं, 3 सतहें दिखाई दे सकती हैं। क्या कोई ऐसी ईंट भी है जिसकी 6 से अधिक सतह है। ये बहुत ही एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है कि क्या कोई ऐसी ईंट भी है जिसकी 6 से अधिक सतहें हैं। अब अभी हमने पिछले जो हमने एक वीडियो देखा था, उस वीडियो में हमने देखा था कि एक ईंट की कितनी सतहें होती हैं, 6 सतहें होती हैं। लेकिन क्या किसी ईंट की 6 से अधिक सतहें भी हो सकती हैं। तो आप सोचिए कि क्या हो सकती हैं।
जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। जैसे ये वाली जो ईंट है, इस ईंट की क्या हो सकती है, 6 से ज्यादा सतहें हो सकती हैं। अगर ईंट पूरी बिल्कुल सही है, अगर घनाभाकार आकृति की है, तो उसकी सतह 6 से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन अगर ईंट टूटी हुई होगी, तो जो टूटी हुई ईंटें हैं उनकी क्या हो सकती हैं, 6 से अधिक सतहें जरूर हो सकती हैं। लेकिन अगर ईंट बिल्कुल अच्छी है, टूटी हुई नहीं है, तो उस ईंट की सतह 6 से अधिक किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती। पता करो ईंट का आकार। एक ईंट को लेकर उसे मापो। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको एक ईंट लेनी है और उसको हमको नापना है। अब उस ईंट में हमको क्या क्या नापना है, ये हमको देखना होगा। अपने आसपास, आपके विद्यालय में या अपने घर में, जहां पर भी पूरी ईंट हो, जो ईंट क्या हो, टूटी हुई ना हो, तो वो ईंट हमको लेनी है और उसे हमने मापना शुरू करना है। अब हमने उसमें क्या करना है, एक तो हमने उसकी लंबाई को नापना है, लंबाई उसकी कितनी है। दूसरा, हमने उसकी चौड़ाई को नापना है और फिर हमने उसकी ऊंचाई को नापना है। तो ये हमने किस प्रकार करना है, यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि ये हमने किस प्रकार करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक ईंट ये दिखाई दे रही है। ऐसी ईंट आपको लेनी है जो कि टूटी हुई ना हो। साथ ही आपको क्या लेना है, एक नापने के लिए एक स्केल लेना है। अब इस स्केल से आपने जो ऊपर का जो उसका सबसे लंबा वाला हिस्सा, उस हिस्से को लेना है। तो यहाँ पर देखिए, उसकी लंबाई को नापा जा रहा है। लंबाई कितनी है इसकी, 21 सेंटीमीटर। हम सेंटीमीटर की वाले से की तरफ से नापेंगे, या हम इंच वाली तरफ से भी नाप सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप सेंटीमीटर वाली तरफ से ही उसको नापिएगा। अब देखिए, यहाँ पर इसकी चौड़ाई नापी जा रही है। चौड़ाई कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। 21 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और 10 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। अब इसकी ऊंचाई हम नापने की कोशिश करेंगे। तो ऊंचाई नापने के लिए हम जो जीरो वाला जो स्केल का हिस्सा है, उसे हम जमीन पर रखेंगे और ऊपर की तरफ उसको खड़ी स्केल हम रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो ये ईंट यहाँ पर ली गई है, इस ईंट की जो ऊंचाई है, वो ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो ऐसे ही आपको नापना है। अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि जिस ईंट को आप ले रहे हो, उस ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। यहाँ पर जो ईंट ली गई है, उस ईंट की लंबाई कितनी है, 21 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आप हिंदी में लिख सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। 21 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। 10 सेंटीमीटर क्या है इसकी चौड़ाई है, ये जो ईंट हमने ली है। और 7 सेंटीमीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। तो ऐसे ही आप जिस ईंट का प्रयोग करेंगे, उस ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और आपके पास जो पुस्तक है गणित का जादू, वहां पर भी आप उसको लिखेंगे कि जो ईंट आपने ली है, उस ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है। अब देखिए, मुनिया कोई बच्ची है, 1 मीटर लंबी दीवार बनाना चाहती है। उसे एक कतार में कितनी ईंटें लगानी पड़ेंगी। तो आप सोचिएगा कि अभी जो हमने ईंट देखी थी, उस ईंट की लंबाई कितनी थी, याद करने की कोशिश कीजिए। अभी बताया है आपको, तो लंबाई थी उसकी कितनी, 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर वो उसकी आती, उसकी लंबाई थी उस ईंट की। तो अब मुनिया कोशिश कर रही है कि उसको कितनी मीटर लंबी दीवार बनानी है, 1 मीटर लंबी दीवार बनानी है। लेकिन हमारे पास जो ईंट जो हमने मापी है, वो काय में मापी है हमने, जो वो यूनिट हमने यूज की थी, वो यूनिट है या वो माप है सेंटीमीटर में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो ये 1 मीटर है, इस 1 मीटर को हमको किस में परिवर्तित करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास जो एक ईंट है, एक ईंट है कितनी लंबी, ये है आपकी 21 सेंटीमीटर की। ठीक हो गया। तो वो पूछ रहे हैं, जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप उसको कितने ईंटों का प्रयोग करना पड़ेगा जिससे कि वो 1 मीटर लंबी क्या बना ले, दीवार बना ले। तो देखिए, 21 सेंटीमीटर की हो गई एक ईंट, फिर 21 सेंटीमीटर की एक और ईंट, कितना हो गया, 21 और 21 42। फिर हो गया 21 सेंटीमीटर की एक तीसरी ईंट, जो हो गया 63। फिर हो गया 21 सेंटीमीटर की एक चौथी ईंट, जो हो गया 84। फिर हो गया 21 सेंटीमीटर की एक और ईंट। तो कितने हो गए ये, 21 सेंटीमीटर की कितनी ईंटें उन्होंने प्रयोग कर ली, 5 प्रयोग कर ली। तो अब हम इसको इससे गुणा कर देंगे। तो 5 एकम 5 और 5 दूने 10। तो 105 सेंटीमीटर की क्या बन गई, ये दीवार बन गई। तो 105 सेंटीमीटर की ये क्या बन गई, पूरी दीवार बन गई। जबकि मुनिया को कितनी लंबी दीवार बनानी थी, 1 मीटर। 1 मीटर मतलब
100 सेंटीमीटर की। तो इसका मतलब उसको क्या चाहिए, 4 ईंटें तो उनको पूरी चाहिए और एक ईंट का उसे सिर्फ क्या चाहिए, कुछ भाग। कितना सेंटीमीटर चाहिए, 21 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 कम 4 और 4 दूने 8, कितना हो गया 84 सेंटीमीटर। तो 84 सेंटीमीटर की तो उसकी 4 ईंटें पूरी चाहिए और बाकी उसको चाहिए 100 में से, 100 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 84 आपको क्या करना पड़ेगा उसमें से माइनस करना पड़ेगा 100 में, क्योंकि 4 ईंटें आपने पूरी पूरी प्रयोग कर ली है। 21 इंटू 4 की 21 सेंटीमीटर हमारी ईंट थी और 21 इंटू 4 की हमने 4 ईंटें पूरी पूरी प्रयोग कर ली और 100 में से हम क्या कर लेंगे, 84 को घटा देंगे 6 और 1, तो मतलब आपको 16 सेंटीमीटर की एक और ईंट चाहिए। मतलब जो ईंट उसके पास है अगर वो पूरी पूरी प्रयोग करेगी तो उसको 5 ईंटें चाहिए, और अगर उसके पास तोड़ने का ऑप्शन हो, तोड़ने का विकल्प अगर है, तो आपको 16 सेंटीमीटर की और ईंट चाहिए। मतलब 5 ईंटें या तो वो पूरी प्रयोग कर ले या 4 ईंटें पूरी प्रयोग कर ले और उसमें 16 सेंटीमीटर की जो लंबाई है, 16 सेंटीमीटर की लंबाई का एक ईंट का टुकड़ा वो प्रयोग कर सकते हैं। मतलब 4 ईंटें पूरी चाहिए और 16 सेंटीमीटर की ईंट का टुकड़ा और चाहिए, जिससे कि वो 1 मीटर की लंबी दीवार बना सकती है। और अगर 5 ईंटें अगर वो पूरी पूरी प्रयोग कर ले तो कितने की हो जाएगी, वो 105 सेंटीमीटर की हो जाएगी, जो कि 1 मीटर से 5 सेंटीमीटर क्या है, अधिक है। ईंटें ही ईंटें भट्टी से निकली। गणेश और साहिबा ईंटें बनाने वाली भट्टी के पास रहती हैं। अब देखिए, दो बच्चे हैं, गणेश और साहिबा, वो कहाँ रहते हैं, ईंटें बनाने वाली भट्टी के पास रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रही है, एक ये मीनार टाइप की दिखाई दे रही है जिससे कुछ धुआं निकल रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत सारी ईंटें दिखाई दे रही हैं, तो ये क्या है, ईंट की एक भट्टी है जहां पर की ईंटें बनाई जाती हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हो यह चिमनी कितनी ऊंची होगी। अब देखिए यहाँ पर एक चिमनी दिखाई दे रही है जिससे कि क्या निकल रही है, धुआं निकल रहा है, क्योंकि वहां नीचे ईंटें बन रही है तो वहां उन्होंने क्या है, कुछ ईंधन रखा हुआ है जिससे कि क्या है, कुछ गैसें निकल रही हैं और वो धुएं के रूप में क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि यह कितनी ऊंची होगी। तो अब हमारे पास क्या है, कुछ ऑप्शंस आए हैं, लगभग 5 मीटर ऊंची, लगभग 15 मीटर ऊंची या लगभग 50 मीटर ऊंची। तो आप देखिए, और हो सकता है कि आपने अपने आसपास या जब आप कभी शहर की तरफ गए होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा ऐसी बहुत ही ऊंची ऊंची क्या होती हैं, चिमनियां होती हैं जिनसे कि धुआं निकलता रहता है। तो कितना होगा ये, लगभग 5 मीटर, 15 मीटर या 50 मीटर, कितना होगा आप सोचिए कितना होगा। तो ये क्या है, लगभग क्या होगा, 15 मीटर की ये ऊंची चिमनी होगी। ठीक है, क्योंकि 5 मीटर तो बहुत कम होता है और 50 मीटर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा। तो ये जो चिमनी होती है लगभग वो कितनी ऊंची होती है, 15 मीटर की ये चिमनी है। क्या आपने कभी ईंट पकाने की भट्टी देखी है, क्या आपने कभी अंदाजा लगाया है कि वहां कितनी ईंटें हो सकती हैं। अभी देखिए, अभी हमने जो पीछे वाला जो चित्र था उस चित्र में देखा था कि यहाँ पर क्या है, ईंट की एक भट्टी है और उसके आसपास क्या है, बहुत सारी ईंटें रखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर ईंटें बन रही हैं और बनने के बाद उसको बाहर क्या लगा रहे, उसके ढेर लगा रहे, जिससे कि उनको आगे बेचा जा सके। तो क्या आपने कभी देखी है ईंट पकाने की भट्टी जहां पर ईंटें बनती हैं, और उसके बाद आपको अंदाजा लगाना है कि वहां पर कितनी ईंटें हो सकती हैं। भारत में ईंटों की बहुत सारी भट्टी हैं, भारत में ईंटों की बहुत सारी भट्टी है, हजारों की संख्या में, कितने हो, बहुत हजारों में, शायद 100,000 से भी अधिक। क्या आप इसे लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए क्या आया है, 100,000। अब आप कैसे लिखेंगे 100,000 को, हजार में कितनी संख्याएं होती है, देखिए हजार में कितने होता है। अगर आपको 1,000 लिखना हो तो 1,000 हम कैसे लिखते हैं, एक और उसके आगे 3 शून्य, तो ये हो गया 1,000। अब हमको कितना लिखना है, अब हमको लिखना है 100,000, तो एक की जगह हम 100 लिख देंगे और जो शून्य है उन शून्य को हम कितने रखेंगे, शून्य की संख्याएं हमारी कितनी रहेंगी, 3 ही रहेंगी। तो ये है संख्या 100,000। इस 100,000 जो संख्या है इसको आप कितना भी पढ़ सकते हैं। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, इसको आप 1,00,000 भी बोल सकते हैं। अब देखिए, कोई आदमी है भजन, जिसने की ईंटें खरीदी हैं। भजन ईंटें खरीदने गया, उसे पता चला कि ईंटों की कीमत हमेशा 1,000 ईंटों के हिसाब से होती हैं। जैसे देखिए, आप केले लेने मार्केट में जाते हैं तो क्या बोलते हैं वो कि भाई 50 रुपए दर्जन है, तो उसमें क्या होता है, एक दर्जन का एक साथ जो भाव है वो बताया जाता है। जैसे आप आलू लेने जाते हैं तो आलू का क्या भाव होता है कि वो 10 रुपए किलो है या 15 रुपए किलो है। वैसे जो ईंटें होती हैं, ईंटों का जो रेट होता है, जो उसकी दर होती है, वो क्या होती है, 1,000 ईंटों के हिसाब से बताई जाती है।
अलग अलग ईंटों के हिसाब से कीमतें भी अलग अलग होती हैं। तो जिस प्रकार की जो ईंट होगी उसके हिसाब से उसकी क्या होगी, कीमत भी होगी। तो अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने मन ही मन में करने हैं। ये मतलब कॉपी में आपको नहीं लिखने, ये आपको अपनी नोटबुक में नहीं लिखने। तो जब भजन ईंटें लेने के लिए गया तो वहां पर जो ईंटों के जो रेट थे वो थी, जो पुरानी वाली जो ईंटें थी वो कितनी थी, 1200 रुपए प्रति हजार। मतलब 1200 रुपए देने आपको कितनी ईंटों के लिए, 1000 ईंटों का जो रेट है वो क्या है, 1200 रुपए। वैसे ही ईंटापुर की नई ईंटें, ईंटापुर की नई ईंटें मतलब ईंटापुर किसी जगह का नाम है, वहां की जो ईंटें हैं वो कितनी है, 1800 रुपए में 1000। वैसे ही ब्रिकाबाद की जो नई ईंटें हैं वो 2000 रुपए में क्या है, 1000 मिलेंगी। ठीक है, तो ये 3 रेट है। अब देखिए यहां पर जो हमारे पास जो प्रश्न आया वो है कि भजन ने ब्रिकाबाद से नई ईंटें खरीदना तय किया। तो वो कौन सी वाली ईंटें लेना चाहता है, ये वाली लेना चाहता है, ब्रिकाबाद की नई ईंटें। तो अगर उसने 3000 ईंटें खरीदी हो तो उसे कितने पैसे दिए होंगे। अब देखिए 1000 का रेट तो है 2000, तो 2000 का हो जाएगा 4000 और 3000 का कितना हो जाएगा, 6000 रुपए। तो कितने रुपए देगा वो, 6000 रुपए। वैसे ही अगर वह 500 पुरानी ईंटें खरीदे तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। अब देखो ये पुरानी वाली ईंटें खरीदना चाहता है, तो पुराने वाली ईंटें क्या है, 1200 रुपए की कितनी है, 1000 है। तो अब वो कितने खरीदना चाहता है, 500, मतलब वो आधा खरीदना चाहता है। तो अगर 1000 1200 रुपए की तो 500 कितने की होंगी, सोचिए। तो 500 क्या हो जाएगा, 1200 का आधा। तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 600 रुपए उसको देने पड़ेंगे। कितनी ईंटों के लिए, 500 पुरानी ईंटों के लिए। तो आज की जो भी हमने चर्चा की है, तो इसके बाद आप अपनी जो अभ्यास पुस्तिका, इस अभ्यास पुस्तिका में कौन कौन से प्रश्नों को करेंगे, तो अपने दोस्तों से पूछकर पता लगाइए कि उन्होंने 1 लाख की संख्या कहां सुनी है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 1 लाख की जो संख्या है वो आपने कहां कहां पर सुनी है। साथ ही इन चित्रों को देखकर अंदाजा लगाओ कि इस ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जाती हैं। अब यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक ट्रक है और इस ट्रक का जो ऊपर से जो चित्र लिया गया है इसमें क्या हुआ है, ईंटें भरी हुई हैं। ये दोनों चित्र एक ही हैं, एक दूसरे कोण से लिया गया चित्र और एक कोण ऊपर से लिया गया है, एक बिल्कुल 180 डिग्री से ऊपर से लिया गया है एक चित्र। तो आप अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिएगा कि इस ट्रक में, ये जो ट्रक है इस ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जा सकती हैं। तो आज का जो पार्ट था उस पार्ट में हमने चर्चा की, एक तो हमने पुनरावृत्ति की जो हमने पिछले अध्याय में जो भी बातें की थी, दूसरा दैनिक जीवन में पैटर्नों के क्या क्या अनुप्रयोग है, हमारे जो आसपास का जो जीवन है उस आसपास के जीवन में कहां कहां पर हम पैटर्नों के जो अनुप्रयोग है उन अनुप्रयोगों को देखते हैं। साथ ही पाठ पर आधारित गणितीय संक्रियाओं का भी हमने आज चर्चा की। आशा करता हूं कि आज की इस चर्चा को आप समझ पाए होंगे। इसी क्रम में मिलते हैं गणित की अगली कक्षा में। धन्यवाद, नमस्कार।